हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद साहब। हम उनसे बात करेंगे जो आयोग है वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं, कासगंज का अल्ताफ का मामला हो या फिर त्रिपुरा का मामला हो, इंदौर का मामला हो, और ये जिस बेबाकी से नोटिस करते हैं और उसका संज्ञान लेते हुए बाकायदा अफसरान को बुलाते हैं, तलब करते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं, बिल्कुल ऐसे कि जैसे कोर्ट में सुनवाई होती है। इससे पहले शायद आयोग में इस तरह से काम करते किसी को नहीं देखा गया। बात करते हैं कि आखिर वो ये सब कैसे कर पाते हैं और इसके क्या लोगों में कितना एतमाद बहाल हुआ। तो आतिफ साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया मुमताज़ भाई। ये जो कासगंज वाला मामला है उसकी सुनने में आया है कि आप विजिट करने जा रहे हैं, क्या मामला है और किस किस्म की जांच अभी चल रही है? देखिए, ऐसा है कि जो कासगंज का मामला था, अल्ताफ वाला मामला था, जो पुलिस कस्टडी में एक डेथ हुई थी, उसमें हमें ये बताया गया पुलिस के द्वारा और मीडिया के ज़रिए ये हमारे मालूमात में आया कि भाई एक वो नल पर बताया कि उसने सुसाइड करा, जो कि किसी तरीके से हज़म नहीं होता कि भाई क्या है। हमने जो है वहाँ के प्रशासन को, पुलिस को हमने लिखा है कि हम इसमें जांच करना चाहते हैं, और तो उनकी तरफ से हमें ये अनुमति उन्होंने दी है कि आप कभी भी आ सकते हैं। तो हम उम्मीद है अगले 1 से 2 हफ्ते में इस मामले की जांच करने के लिए कमीशन की तरफ से एक पूरा पैनल वहाँ जाएगा और उसकी एक जो है बिल्कुल आज़ादाना तौर से एक रिपोर्ट तैयार करके आगे की इसमें हम कार्रवाई करेंगे। त्रिपुरा का मामला भी आपके सामने, वहाँ जिस तरीके से पत्रकारों पे, वकीलों पे एक सच दिखाने की वजह से यूएपीए के तहत उनको नोटिस किया गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया है, आप तक मामला पहुँचा है, कैसे आप उसको देखते हैं? देखिए, ऐसा है, त्रिपुरा मामले में माइनॉरिटीज़ कमीशन के वाइस चेयरमैन के नाते मैंने सबसे पहले वहाँ पर त्रिपुरा के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी करा था और उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे पास अभी भेजी भी हैं। लेकिन चूंकि पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ गया है और सुप्रीम कोर्ट उस पूरे मामले में इंटरफेयर कर रहा है, तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट कोई अपना हतमी कोई फाइनल फैसला उसमें दे। उसके बाद माइनॉरिटीज़ कमीशन अपने लेवल पर उसकी जांच कमेटी ज़रूर करेगा। आतिफ साहब, अभी 18 दिसंबर को गालिबन आपका जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है उसका सालाना जो कॉन्फ्रेंस आपकी होती है वो करने जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं और इसमें किस किस्म की इनफरादियत होगी? एक देखिए, ऐसा है, माइनॉरिटी डे 18 दिसंबर को इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है, तो माइनॉरिटीज़ कमीशन हर साल उस पर कोई ना कोई प्रोग्राम करता है। हमने पिछले साल उसको थोड़ा सा एक नया रूप दिया था कि माइनॉरिटी के वो लोग जिन्होंने कोई अच्छा काम कोरोना काल में करा हो उनको सम्मानित करने का था। इस बार माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो और अक़लियतों के जो हुकूक़ हैं उनके ऊपर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हम दिल्ली के अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे मेहमान ख़ुसूसी जो हैं, जो चीफ़ गेस्ट हैं, वो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, और उनके बाद जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो जॉन बरला जी जो अल्पसंख्यक मामलों के MOS हैं, और माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा साहब और मेंबर जो देबू जी पारसी कम्युनिटी से रहे हैं, सब अपना उसमें रखेंगे। उसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि अलग अलग कमीशंस में काम करने वाले बड़े ऑफिसर्स को भी बुलाएं और माइनॉरिटी के राइट्स पर और प्रेजेंट सिचुएशन इन द इंडिया फॉर द माइनॉरिटीज़ के ऊपर हम एक अच्छे लेवल पर एक डायलॉग करें। देखिए, जो ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, चूँकि इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि साहब चूँकि बीजेपी की हुकूमत है और बीजेपी की हुकूमत में जो अल्पसंख्यक हैं उनको दोयम दर्जे का एक तरीके से शहरी मान लिया गया, नागरिक मान लिया गया, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे मामले सामने ज़रूर आए हैं जिसमें आपने चीफ सेक्रेटरी तक को नोटिस किया है और चीफ सेक्रेटरी जवाब देने के लिए बाध्य हुए। यूपी का मामला मैं ख़ास कर कहूँगा कि जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत है, एक शिया जो मुहर्रम के मामले में एक गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, काफ़ी हंगामा उस पर बरपा हुआ था, जगह जगह प्रोटेस्ट, ये वो क्या था मामला और क्या रहा फिर उसका?
देखिए, ऐसा है कि यूपी के पुलिस महकमे से एक पिछले साल मुहर्रम को लेकर एक गाइडलाइन जारी होती है, हमेशा हर त्यौहार पर होती है, और उस त्यौहार में उसमें कुछ इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे उस गाइडलाइन को लेकर, जिससे ना ही शिया समुदाय बल्कि हर समुदाय ने उसका एक विरोध जताया था। और हमारे पास अल्पसंख्यक आयोग में शिया सुन्नी सब लोगों ने मिलकर उसके खिलाफ बहुत सारी रिट पिटिशंस का एक लाइन लग गई थी, जिसमें इस तरीके की बात कही गई थी कि शिया समुदाय के ऊपर खासकर कुछ इस तरीके के आरोप लगाए गए थे कि वो दंगे भड़काने के लिए और इस तरीके का इस्तेमाल होता है। हमने उसमें यूपी चीफ सेक्रेटरी को नोटिस दिया और यूपी चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब करा, और उसमें जो है होम सेक्रेटरी से भी हमने क्लेरिफिकेशन मांगा। तो मैं सबसे पहले आपके सामने बता दूं कि यूपी चीफ सेक्रेटरी ने जो होम सेक्रेटरी से गाइडलाइंस लेने के बाद हमको एक तरीके से एक माफ़ीनामा भेजा, और उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि किसी के भी जज्बात मजरूह किए जाएं। अगर हमारे किसी बयान से किसी के जज्बात मजरूह हुए हैं तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आइंदा इस तरीके का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। लेकिन मैं चलते चलते एक बात और ये भी बता दूं कि वो नोटिफिकेशन 40 साल पुराना था, 40 साल से लगातार आ रहा था। ठीक है, अभी तक गुप्त रहता था, अब वो बाहर आ गया। हमने उसमें ये भी कहा कि जिन ऑफिसर्स ने ये इसको लीक करने का काम करा है उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। आखिरी सवाल आतिफ साहब कि आप कई साल से, इसके 3 साल हो रहे हैं, आप मेंबर भी हैं अल्पसंख्यक आयोग के, आप उपाध्यक्ष हैं, कई आपने समाअतें की, सुनवाई की, कोई ऐसा फ़ैसला जो आपको लगे कि वाकई जो है ये आपने एक बोल्ड फ़ैसला लिया और उससे कम्युनिटी में एक अच्छा मैसेज गया, कोई ऐसा? वैसे तो कई है मैं जानता हूँ, लेकिन आप बताएं क्या। मुमताज़ भाई, देखिए ऐसा है कि मैंने जब उस कुर्सी पर बैठकर जब भी मैंने कोई फ़ैसला करा तो मैंने ये कोशिश करी कि कोई भी माइनॉरिटी का व्यक्ति, चाहे वो जैन हो, सिख हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जब वो माइनॉरिटी कमीशन आया है तो जाहिर बात है वो इंसाफ मांगने के लिए आया है। तो हमने, चाहे वो यूपी की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की सरकार हो, जो आरोप लगता है ना हम पर के बीजेपी की शासित, मैंने सबसे ज़्यादा नोटिस अगर दिए हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को दिए हैं। मैंने कोई किसी भी तरीके का किसी से दबने की कोशिश नहीं करी। मैं आपको बड़ा फ़ख्र के साथ ये बात कर रहा हूँ कि बीजेपी के किसी लीडर ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि आपने क्यों बीजेपी शासित राज्यों को नोटिस दिया। मैंने हर जगह चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, सबको नोटिस दिया। मैं अगर कोई इनकलाबी काम कहूँगा तो वो ये कहूँगा कि मैंने कर्नाटका दौरे के बाद कर्नाटका में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जो अवैध कब्जे हो रखे हैं उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी रिकमेंड करी। तेलंगाना के खिलाफ तेलंगाना में जो तकरीबन 5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी, जिस पे तथाकथित हमारे सेकुलर नेता, जिनको हम सेकुलर मानते आए हैं, जिनके कब्जे हैं, उनके खिलाफ मैंने सीबीआई इंक्वायरी रिकमेंड करी। और मैं आपको बड़ी खुशी के साथ ये बता रहा हूँ कि बहुत जल्द तेलंगाना में और कर्नाटका में सीबीआई इंक्वायरी वक्फ बोर्ड के संपत्तियों पर जो घोटाले हुए हैं वो होने जा रही है। शुक्रिया बहुत। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, ये थे आतिफ रशीद, जिन्होंने बताया कि कितने बड़े फ़ैसले और बोल्ड फ़ैसले लिए, और ये शायद पहली ही बार हुआ होगा कि अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से वक्फ की संपत्ति को लेकर के सीबीआई जांच रिकमेंड की गई हो और उसे मंजूर भी कर लिया गया हो, क्योंकि उनका ये कहना है कि बहुत जल्द सीबीआई जांच शुरू हो जाएगी। कैमरामैन अब्बास फजल के साथ मैं मुमताज़ आलम रिजवी, एमएमसी न्यूज़।